दोस्तों, आज 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में लगभग 120 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं और हर दिन हम 4 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडिया को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री बनाने में टाटा, बिरला और अंबानी जैसे दिग्गज बिजनेस घरानों के भी पसीने छूट गए। लेकिन साल 2016 में जब दूसरी बार अंबानी परिवार पूरी तैयारी से जियो को मार्केट में लेकर आया तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट का रूप ही बदल गया। डोकोमो, एयरसेल और टेलीनॉर जैसी बड़ी कंपनीज पर तो ताला ही लग गया और वोडाफोन आइडिया को भी आपस में मर्ज होना पड़ा। लेकिन भारतीय एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने बीएसएनएल से भी पहले अपनी मोबाइल सेवा शुरू की और आज भी मजबूती से टिका हुआ है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि 250 रुपए में 1 GB डेटा और 16 रुपए पर मिनट की कॉल वाली एयरटेल आज के सस्ते टेलीकॉम के दौर में जियो के सामने टिक कैसे पाई। साइकिल के पार्ट्स बनाने से शुरुआत करके इसने अपने मोबाइल नेटवर्क को 17 देशों में कैसे पहुंचा दिया। आज की वीडियो में हम भारतीय एयरटेल की पूरी जर्नी के साथ ही उसके फाउंडर सुनील भारती मित्तल के संघर्ष की पूरी कहानी को जानने वाले हैं। दोस्तों, एयरटेल कंपनी की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पॉलिटिकल फैमिली से, जब साल 1957 में लुधियाना से राज्यसभा सांसद सतपाल मित्तल के घर सुनील मित्तल का जन्म हुआ। लेकिन उनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि बिजनेस में थी और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही वो अपने पिता से 20,000 रुपए की डिमांड किए ताकि कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके। उसके बाद वे हीरो ग्रुप के मालिक मुंजाल साहब से मिले और उनके हीरो साइकिल्स के लिए क्रैंकशाफ्ट बनाना शुरू कर दिए। साथ ही एक यार्न फैक्ट्री और स्टील की शीट बनाने वाली फैक्ट्री भी शुरू की क्योंकि बहुत जल्दी ही उन्हें बड़ा आदमी बनना था। ये बात है साल 1976 की, जब सुनील मित्तल की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। मित्तल साहब को अक्सर ट्रेन से या फिर ट्रक में माल लेकर लुधियाना से मुंबई जाना पड़ता था। वहाँ जाकर वो किसी लॉज या सस्ते होटल में रुकते थे और दिन भर ऑफिसेज का चक्कर लगाते हुए अपने यार्न और स्टील शीट के लिए खरीदार की तलाश करते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो उन्हें मुंबई में ही रुककर कारोबार करना पड़ेगा। फिर क्या था, वो साइकिल पार्ट्स और यार्न फैक्ट्री बेचकर साल 1980 में मुंबई आ गए और इंपोर्टेड स्टेनलेस स्टील, ब्रास और जीप फास्टनर्स का काम शुरू कर दिए। लेकिन हमेशा उन्हें लगता था कि ये ट्रेडिंग का छोटा मोटा कारोबार उन्हें वो मुकाम नहीं दिला पाएगी जिसकी चाहत उनको थी। खैर, उसी दौरान बिजनेस के सिलसिले में जब एक बार वो दिल्ली गए थे तभी वहाँ के बंगाली मार्केट में सुजुकी कंपनी के एक सेल्समैन से उनकी मुलाकात हुई जो इंडिया में पोर्टेबल जनरेटर्स के लिए डीलर्स की तलाश कर रहा था। सुनील मित्तल को इसमें फायदा दिखा क्योंकि इंडिया में पावर कट एक आम प्रॉब्लम थी और ये पोर्टेबल जनरेटर्स दुकान, ऑफिसेज और छोटे घरों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। साथ ही सुजुकी का ब्रांड नेम होने से लोग इसके क्वालिटी पर भी भरोसा करेंगे। उन्होंने डील फाइनल की और इंडिया में सुजुकी जेनसेट्स के पहले डीलर बन गए। मार्केट ने भी इस स्लीक और एफिशिएंट जनरेटर को काफी अच्छा रिस्पांस दिया और इंडिया में चारों तरफ इसकी डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन साल 1983 में उनके बढ़ते बिजनेस और प्रॉफिट्स ने कुछ बड़े बिजनेस घरानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने देश में ही पोर्टेबल जनरेटर बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। पहला लाइसेंस बिरला ग्रुप को मिला जिसने यामाहा के साथ, और दूसरा लाइसेंस श्रीराम फैमिली को मिला जिसने जापान की होंडा के साथ मिलकर पोर्टेबल जनरेटर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका काफी बुरा असर सुनील मित्तल के जनरेटर्स की सेल्स पर पड़ा और तगड़ा झटका तो उन्हें तब लगा जब गवर्नमेंट ने जनरेटर्स के इंपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। रातों रात मित्तल साहब के बसे बसाए बिजनेस पर ताला लग गया। लेकिन मित्तल साहब ने जो किया, सुजुकी उससे काफी खुश थी और चाहती थी कि इंडियन बिजनेस में वो उनके साझीदार बने रहे। इसलिए जब सुजुकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी नई छोटी कार मारुति 800 को इंडियन मार्केट में ला रही थी तो उसने सुनील मित्तल को इसका डीलर बनने की पेशकश की। लेकिन डीलर भी वही बना जिसकी गवर्नमेंट में अच्छी पकड़ थी। मित्तल साहब रिजेक्ट कर दिए गए और अब उनके पास ना तो कोई बिजनेस था और ना ही कोई बिजनेस प्लान। कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए वह मौके की तलाश करने लगे और उसी दौरान ताइवान के एक ट्रेड फेयर में उन्हें जिंदगी में पहली बार पुश बटन टेलीफोन देखने को मिला क्योंकि तब इंडिया में लोग रोटरी डायल वाले बेकार फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें रीडायल या स्पीड डायल की सुविधा ही नहीं थी। उन्हें ये फोन काफी पसंद आया और एक ताइवानी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट के तहत मितब्राउ के नाम से इंडिया में ही इस फोन को असेंबल करके बेचने लगे। सुनने में जर्मन जैसा लगने वाला मितब्राउ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि लोग विदेशी ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन इसका सही मतलब तो था मित्तल ब्रदर्स। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई सुनील भारती मित्तल के टेलीकॉम जर्नी की। फिर दौर आया 90s का, जब गवर्नमेंट ने देश के टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका देना शुरू किया जिसमें मित्तल साहब को भी टेलीफोन और फैक्स मशीन्स वगैरह बनाने का लाइसेंस मिल गया।
और कुछ ही दिनों में बीटेल के नाम से उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। एंड आई एम श्योर कि बीटेल ब्रांड का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनका बिजनेस एक बार फिर ट्रैक पर आने लगा और 90s के शुरुआती सालों में उनकी एनुअल सेल्स 25 करोड़ रुपए को भी पार करने लगी। लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को मोबाइल टेलीफोनी में शामिल करने का प्लान बना रही है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखती थी। यह खबर देखते ही सुनील मित्तल ने इसमें बोली लगाने का फैसला किया। लेकिन इसमें चैलेंज ये था कि वही कंपनी इसमें बिड कर सकती थी जिसके पास टेलीकॉम ऑपरेटर होने का एक्सपीरियंस हो, और इसके लिए मित्तल साहब ने फ्रेंच टेलीकॉम ग्रुप विवेंडी के साथ ज्वाइंट वेंचर में बिड किया और फाइनली दिल्ली सर्किल का लाइसेंस उन्हें मिल गया। फिर साल 1995 में भारती सेलुलर लिमिटेड यानी कि BCL के नाम से मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई और 97 में इसकी ब्रांडिंग एयरटेल के रूप में की जाने लगी। सुनील भारती मित्तल वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के पोटेंशियल को समझा था, लेकिन उनकी सीधी टक्कर थी BSNL और MTNL जैसे सरकारी कंपनीज के लैंडलाइन नेटवर्क के साथ, जिसकी पहुंच गांव देहात तक थी। लेकिन एयरटेल तो सिर्फ दिल्ली में मौजूद था। लेकिन हाँ, एयरटेल एक चीज में उनसे जीत सकती थी और वो थी क्वालिटी ऑफ सर्विस। BSNL और MTNL का नेटवर्क अक्सर डाउन रहा करता था और इसी का फायदा उठाकर एयरटेल ने 24/7 बिना किसी रुकावट के सर्विस देने पर ध्यान दिया और धीरे धीरे दूसरे सर्कल्स में भी एंट्री करने के लिए वहां के लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया। JT होल्डिंग्स, स्काईसेल, स्पाइस और हेक्साकॉम जैसे कई मोबाइल ऑपरेटर्स को अपने में मर्ज करते हुए एयरटेल पूरे इंडिया में 2G वॉइस की सर्विस देने लगा। इन सभी सर्कल्स को मैनेज करने के लिए जरूरत थी फंड की, इसलिए साल 2002 में भारती एयरटेल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया गया। और दोस्तों, क्या आपको पता है, पिछले 5 सालों में भारती के स्टॉक ने 2.5 गुना का रिटर्न दिया है। लेकिन सही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से टिप्स ना लेकर एक ट्रस्टेड और प्रोफेशनल टीम से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आपको लगता होगा कि उनकी फीस काफी ज्यादा होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजी मंदी ऐप सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में अपनी सर्विसेज देती है अगर आप उनका 1188 रुपए का एनुअल प्लान लेते हैं तो। लेकिन ये सब कुछ इतना सस्ता कैसे? दरअसल तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी कंपनी है। और जब पीछे इतनी बड़ी कंपनी का बैकअप हो तो भरोसा ज्यादा और फीस कम ही होगा। वो आपको 15 से 20 क्वालिटी और डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के 2 पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं, फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर, जिसमें टाइम टू टाइम आपके स्टॉक को रीबैलेंस करते हैं, यानी कि मार्केट के अप्स डाउन्स के हिसाब से स्टॉक्स का रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। यही नहीं, तेजी मंदी आपको वीकली स्टॉक मार्केट के रिव्यू अपडेट्स भी प्रोवाइड करता है और उनकी प्रोफेशनल टीम आपके पोर्टफोलियो को एक्टिवली मॉनिटर भी करती है ताकि आप हमेशा मार्केट रेडी रहें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसमें काफी रिसर्च की जरूरत होती है, लेकिन आजकल इतना टाइम कहाँ है, तो फिर देर किस बात की। अभी तेजी मंदी ऐप को डाउनलोड करिए और अफोर्डेबल फीस पर उनके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जरिए स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान से बचे रहिए। तेजी मंदी ऐप का लिंक और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एयरटेल का मार्केटिंग कैंपेन हमेशा से ही अच्छा रहा है। अपने ब्रांड को और मजबूत करने के लिए उन्होंने AR रहमान से एयरटेल के फेमस जिंगल को कंपोज कराया और धीरे धीरे इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एयरटेल की मोनोपोलिसी हो गई। हालांकि 2004 में CDMA टेक्नोलॉजी के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन भी मार्केट में आई, पर कुछ अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन साल 2007 में जब ब्रिटिश ब्रांड वोडाफोन की एंट्री इंडिया में हुई, तभी से भारती एयरटेल को एक रेजिस्टेंस महसूस हुआ। लेकिन एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस के सामने वोडाफोन कभी खड़ा नहीं हो सका। और आपको पता है, वोडा और एयरटेल के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। आज भी चैनल आइसलैंड में वोडाफोन एयरटेल आपस में मिलकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सुनील भारती मित्तल इंडिया में छा चुके थे, इसलिए अब उन देशों की तरफ रुख करना शुरू किए जहां ग्रोथ का अच्छा स्कोप था। और इसकी शुरुआत हुई साल 2009 में श्रीलंका और 2012 में अफ्रीका में एंट्री के साथ। अब एयरटेल एक इंटरनेशनल ब्रांड तो बन गई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज और गलत तरीके से लाइसेंस पाकर मार्केट में आए नए प्लेयर्स ने उनका बिजनेस करना मुश्किल कर दिया, क्योंकि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए वो प्लेयर्स पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। उन्हें फायदा नुकसान से भी कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। और रही सही कसर 2010 में 3G के लॉन्च ने निकाल दिया, जब भारी भरकम लाइसेंस फीस देने के बावजूद 3G सर्विस बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन सुनील मित्तल फिर भी हार नहीं माने
और जब उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर BSNL 4G टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करने पर अभी विचार ही कर रही थी। उसी दौरान 2014 में वो विदेशी कंपनीज की टेक्नोलॉजी लेकर आए और इंडिया में 4G सर्विस की शुरुआत कर दिए। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट की टेलीकॉम पॉलिसीज ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सामने हमेशा एक चुनौती खड़ा किया है, लेकिन जहां बाकी ऑपरेटर सरेंडर करते चले गए, वहीं सुनील मित्तल हर चुनौती का कोई न कोई रास्ता निकालते गए। लेकिन अब जो चुनौती उनके सामने आने वाली थी, उसने सुनील मित्तल को हिला कर रख दिया। उनका सारा एक्सपीरियंस, उनकी सारी स्ट्रेटजी, सब कुछ फेल होने लगा जब 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री हुई। लेकिन आगे आप इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में जानेंगे कि वो मास्टर स्ट्रोक क्या था जिसने एयरटेल को इस मुश्किल घड़ी से भी बाहर निकाल दिया। वो दौर था जब एयरटेल का मंथली प्लान 500 रुपए से भी ऊपर का हुआ करता था और 1 GB डेटा के लिए हमें 250 रुपए चुकानी पड़ती थी। लेकिन जियो के फ्री कॉल और फ्री डेटा ने एयरटेल को जबरदस्त चोट पहुंचानी शुरू कर दी। जियो जिस रफ्तार से सब्सक्राइबर गेन कर रहा था, भारती उसी रफ्तार से अपने यूजर्स को खो रहा था। अब मार्केट में मौजूद छोटे प्लेयर्स के पास अपना धंधा समेटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ तक कि वोडाफोन और आइडिया को भी आपस में मर्ज होना ही बेहतर ऑप्शन लगा, क्योंकि पहले तो जियो ने सर्विसेज को फ्री रखकर सभी के मोबाइल्स की सेकंड स्लॉट में अपनी जगह बना ली और फ्री सर्विस के बाद भी अपने प्लान्स इतने सस्ते रखे कि बाकी ऑपरेटर्स के पास टैरिफ को 70-80% तक कम करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन साल 2019 में समय ने एक बार फिर करवट ली और एयरटेल को एक मौका मिला जियो को मात देने का। दुनिया में कोरोना ने दस्तक दे दी थी और इंटरनेट का यूज इतना बढ़ गया कि सबको एक सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ने लगी। एयरटेल ने सिचुएशन को भांपकर अपनी पूरी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी और अपना फोकस मोबाइल डेटा से हटाकर अपने ब्रॉडबैंड राउटर्स को लोगों के घरों में लगाने पर कर दी, जिसकी स्पीड 10 गुना तक तेज थी। एयरटेल ने जियो का ही वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि 500 रुपए के शुरुआती मंथली प्लान के साथ एयरटेल एक्सट्रीम का कनेक्शन देना उनके लिए नुकसानदायक था। लेकिन उन्होंने लॉस लीडर स्ट्रेटजी पर काम करते हुए उन घरों में भी घुसना शुरू कर दिया जहां ऑलरेडी जियो का सिम इस्तेमाल किया जाता था, और फिर वहां पर अपनी जगह बना लेने के बाद एयरटेल ऑल इन वन और एयरटेल ब्लैक जैसे कुछ बंडल प्लान भी लाए गए, जिसमें ब्रॉडबैंड के साथ DTH या फिर मोबाइल सर्विसेज को भी लेने पर उनके चार्जेस इतने रिजनेबल थे कि दूसरे मोबाइल और DTH यूजर्स उनके इकोसिस्टम के अंदर आने लगे। और फिर जब एक बार वो सारे कस्टमर्स एयरटेल के इकोसिस्टम के अंदर आ गए तो उनका पैकेज इस तरह से डिजाइन किया गया कि लोग लोअर प्लान्स न लेकर कम से कम 1000-1200 तक का प्लान जरूर लें। कई OTT प्लेटफॉर्म्स और विंक म्यूजिक के साथ भी टाई अप किया गया ताकि अपस्केलिंग टेक्निक के जरिए हर यूजर से 100-200 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई की जा सके। अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि एयरटेल ने हमेशा से ही उन कस्टमर्स को टारगेट किया है जिनका परचेजिंग पावर हाई है और जिनके लिए फास्ट और क्वालिटी सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि साल 2018 में एयरटेल ने मिनिमम रिचार्ज प्लान लाकर अपने 5 करोड़ यूजर्स को रिमूव कर दिया था, जो हर महीने एयरटेल का सिम रिचार्ज नहीं करते थे। लेकिन इन लो रेवेन्यू यूजर्स का लोड हटने से एयरटेल का नेटवर्क कंजेशन फ्री हो गया और उनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स को पहले से बेहतर स्पीड और सर्विस का एक्सपीरियंस होने लगा। लेकिन एयरटेल से हटकर जियो का ज्यादा फोकस लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पर होता है, क्योंकि वो वॉल्यूम में खेलना चाहते हैं, जिसका असर उनके नेटवर्क पर भी दिखने लगा और जियो की सर्विसेज स्लो होने से क्वालिटी पसंद लोग एयरटेल की तरफ शिफ्ट होने लगे। हालांकि एक्सट्रीम फाइबर की सक्सेस को देखकर जियो भी अपना ब्रॉडबैंड सर्विस लेकर आया, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस के मामले में लोग एयरटेल को ही ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, साल 2020 और 21 में हजारों करोड़ के नुकसान के बाद भारती एयरटेल ने बाउंस बैक करते हुए 2022 में 4255 करोड़ और 2023 में 8000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया है। आज भले ही एयरटेल लगभग 38 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ रिलायंस जियो के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU 208 रुपए है, जो कि रिलायंस जियो के 181 रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से साइकिल पार्ट से शुरुआत करके सुनील मित्तल ने एयरटेल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।